गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर विज्ञान विषय के क्लासेज के साथ साथ परीक्षाएं घोषित हो चुकी हैं, त्योहारों का मौसम चल रहा है। हम आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे, अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा में तत्लीन होंगे। इसी कड़ी में आज हम लेकर के आए हैं विज्ञान विषय वस्तु का प्रारूप कि विज्ञान विषय वस्तु में कितने अंकों के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के प्रश्न आते हैं और अंकों का विभाजन कैसे किया गया है। देखिए, आप लोग परीक्षा जो बीटीसी एग्ज़ाम होने जा रहा है, ये स्कोरिंग का पेपर है। जितने शब्दों में पूछेगा उतने ही शब्दों में लिख करके आप अधिक से अधिक अंक जुटा सकते हैं। यदि अधिक लिखने का प्रयास करेंगे तो प्रश्न छूट जाएंगे, समय का भी ख्याल रखना है। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं किस तरह से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं और उनकी मार्किंग कैसे होती है। इसकी जानकारी आज विज्ञान विषय वस्तु के अंतर्गत। आइए चलते हैं। देखिए, सबसे पहले जिस तरह का प्रारूप आपको दिख रहा होगा, डीएलएड प्रथम सेमेस्टर विषय विज्ञान प्रश्न पुस्तिका प्रारूप आज हम लेकर के आए हैं। इसका समय होता है 1 घंटा और पूर्णांक 25 मिनट का होगा। समय 1 घंटा, पूर्णांक 25 मिनट। इतनी चीजें क्लियर हो गई। कितने का विज्ञान होगा? 25 अंकों का और समय मिलेगा आपको 1 घंटा। तो 1 घंटे में विज्ञान विषय को आपको पूर्ण करना होगा। और हम आशा करते हैं, आशा नहीं करते हैं, विश्वास रखते हैं कि इन 25 अंकों में से आप 25 अंक विज्ञान विषय में ले करके और महाविद्यालय के परिवार को और अपने भी नाम को आप उज्जवल करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इन अंकों का विभाजन कैसे है। सबसे पहले आपको प्रश्न पुस्तिका के बाद मिलेगा निर्देश। तो निर्देश को सावधानी से पढ़ते हुए लिखा हुआ है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस बात का ध्यान रखना है कि कोई प्रश्न आपका छूटने न पाए। दिया हुआ सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के जो निर्धारित अंक हैं उनके सामने दिया है। फिर आपके लिए है इस प्रश्न पत्र में, यानी किसमें? विज्ञान में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी और लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुविकल्पी जो प्रश्न आपका होगा वो वस्तुनिष्ठ प्रकार का होना, यानी विकल्प आपको छांटना होगा। 4 विकल्प रहेगा, उनमें से कौन सही होगा उसकी जांच करनी होगी। तो छांट कर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। फिर आगे आपको ध्यान देना होगा, अति लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में, कितने शब्दों में? 30 शब्दों में, तथा लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर 50 शब्द में लिखना है। तो निर्देश को आप भली भांति पढ़ते हुए इस बात का ख्याल रखेंगे कि परीक्षा का जो प्रारूप है वो 3 प्रकार के बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरी तथा लघुत्तरी प्रकार के प्रश्न हैं। जो बहुविकल्पी प्रश्न होंगे वो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। बहुविकल्पी प्रश्न 5 आते हैं। कितने आते हैं? 5 आते हैं। इसकी भी जानकारी आपको करना है ना कि कितने बहुविकल्पी होंगे, कितने अतिलघुत्तरी होते हैं और कितना लघुत्तरी। कुल विज्ञान विषय में 18 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं। कितने क्वेश्चन? 18 क्वेश्चन। पहला है आपके लिए बहुविकल्पी प्रश्न की संख्या होगी 5। कितनी होगी? 5। देखिए यहाँ दिया हुआ है बहुविकल्पी प्रश्न। क्या दिया हुआ है? बहुविकल्पी प्रश्न। तो बहुविकल्पी प्रश्न, अभी हमने कहा कि बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 5 होगी। बहुविकल्पी प्रश्न कितने पूछे जाएंगे? 5। दिया हुआ जैसे निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है।
ये तो मॉडल पेपर है, लेकिन आपको एक सरसरे दृष्टि से समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से उभयचर प्राणी है। 4 विकल्प आपके सामने दिया रहेगा प्रश्न पुस्तिका में, दिया खरगोश, चूहा, कछुआ, गाय। इनमें से आपको यह जानना होगा, समझना होगा कि इन चारों में कौन सा उभयचर प्राणी है। तो पिछली कक्षाओं में उभयचर बताया था कि ऐसे प्राणी जिनका जीवन जल और स्थल दोनों पर हो सके या संभव हो सके या जीवित रह सकते हैं, ऐसे प्राणियों को उभयचर कहते हैं। तो यहाँ दे दिया गया खरगोश। तो भाई हम ग्रामीण अंचल के लोग रहने वाले हैं, ये पता है कि खरगोश पानी में नहीं रह पाएगा। दूसरा चूहा, चूहा भी मैदानों पर या मैदानी क्षेत्रों में रहने वाला है। तीसरा दिया हुआ कछुआ। तो कछुआ जल और स्थल दोनों पर अपना जीवन आसानी से कर लेता है, इसलिए इनमें से तीसरा विकल्प सही होगा। गाय क्या है? केवल स्थलीय है, जलचर प्राणी नहीं है। तो उभयचर का आशय ये हुआ कि ऐसे प्राणी जिनका जीवन यापन जल और स्थल दोनों पर आसानी से हो जाए, उन्हें उभयचर प्राणी कहते हैं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? हालांकि ये पेपर प्रारूप चल रहा है, लेकिन हम आपको बताते भी चल रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? ध्यान देने की जरूरत है भाई। प्रश्न को बड़े ही सावधानी से पढ़ेंगे। कभी कभी क्वेश्चनों को घुमा के देता है, तो आप कंफ्यूज होने की जरा सी भी जरूरत नहीं है। सावधानी से पढ़ेंगे धैर्यपूर्वक, तो आपको उत्तर अवश्य मिल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा मछली का अनुकूलन अंग नहीं है? दे रहा अनुकूलन अंग नहीं है, शब्द को ध्यान से पढ़ेंगे। तो दिया हुआ है धारा रेखित शरीर, यह मछली का अनुकूलन अंग है। पंख भी मछली का अनुकूलन अंग है, गलफड़े भी मछली के अनुकूलन अंग हैं। तो ये तीनों मछली के अनुकूलन है। और ये चौथा जो दिया हुआ फेफड़ा अनुकूलन अंग नहीं है। फेफड़ा क्या है? अनुकूलन अंग नहीं है। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से यौगिक है। निम्नलिखित में से यौगिक है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, जल, सोना, पीतल, चांदी। तो जब कक्षाओं में पढ़ाया जा रहा था तो वहाँ पर ये प्रश्न आया था कि जल एक यौगिक है। क्या है? जल एक यौगिक है। जल एक उत्तम विलायक भी है। बाकी तीनों जैसे सोना, पीतल, चांदी, ये धातु हैं। क्या है? धातु हैं। तो जल क्या है? जल एक यौगिक है। यह विकल्प सही होगा। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है? जब पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ाते वक्त पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं पाई जाती हैं और निथारना, छानना, फटकना, ओसाना, पदार्थों के पृथक्करण की चर्चाएं जब चल रहा था, तो उसी में यह क्वेश्चन आपको निकल के आया है कि निम्नलिखित में कौन सी विधि घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना है? 4 विकल्प दिया हुआ है, निथारना, वाष्पीकरण, तलछटीकरण और छानना। देखिए सबसे पहले यहाँ दिया ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करना, ये आपके लिए हो जाएगा निथारना। क्या हो जाएगा? निथारना। ठीक। अब अगला है, चने के बीज में हल्के रंग की संरचनाओं का नाम है। तो 4 विकल्प हैं, बीज चोल, भ्रूण, बीजपत्र और मूलांकुर।
बार बार आपको बताए थे पढ़ाते वक्त, कभी आपके आसपास परिवेश में अगर क्यारियां हो घरों के समीप में, तो अंकुरित बीज यानी नवोद्भित बीज को आप देखें, उसमें मूलांकुर और परांकुर पाए जाते हैं। उन्हीं मूलांकुर और परांकुर में दे रहा है चने के बीज में दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम है, तो उसका नाम होगा बीज पत्र। क्या हो जाएगा? बीज पत्र। तो बहुविकल्पी प्रश्नों की संख्या कितनी हुई? 5। कितने बहुविकल्पी आएंगे? 5। जितने भी 25 नंबर वाले पेपर आपके लिए आते हैं उनमें 5 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न पूछा जाएगा, चाहे वो विज्ञान हो, चाहे वो गणित हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे कंप्यूटर हो। जितने भी आपके लिए शिक्षण से विषय है, विज्ञान एक शिक्षण शिक्षण विषय है, जबकि सैद्धांतिक पेपर जो होते हैं वो 50 नंबर के होते हैं, उसमें विकल्पों की संख्या ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ क्या है, ये शिक्षण विषय, जितने भी शिक्षण विषय हैं उनमें विकल्पों की संख्या 5 होगी, जबकि सैद्धांतिक पेपरों में विकल्पों की संख्या 15। ठीक। अब आइए बहुविकल्पी के बाद अति लघुत्तरी प्रश्न। अति माने छोटा, लघु माने छोटा ही है। अति लघुत्तरी यानी विशेष रूप से छोटे प्रश्न। ठीक। दे रहा है जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की एक विशेषताएं बताइए। तो जलीय पौधा ऐसा पौधा जिसका जीवन जल के अनुकूलन होता है, जैसे जलकुंभी। तो जलकुंभी में जो पत्तियां पाई जाती हैं वो स्पंजी पाई जाती हैं। ठीक। और तना, पौधे के तने एवं पत्तियों की एक एक विशेषता। तो पौधे के तने स्पंजी होते हैं और पत्तियों के ऊपर मोम जैसा आवरण होता है, जिससे पत्तियां पानी में गलती नहीं है। तो 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, जलीय पौधे के तने एवं पत्तियों की एक एक विशेषता बताइए। अब है कीट भक्षी पौधे की विशेषताएं एवं नाम लिखिए। क्योंकि बहुत विस्तारित नहीं हो सकता है, परीक्षा विषय वस्तु का प्रारूप चल रहा है। तो कीट भक्षी पौधे की विशेषताएं एवं नाम बताइए। तो कीट भक्षी पौधे जैसे ड्रोसेरा, घटपर्ली, और इनकी विशेषता ये होती है कि ये दलदल वाले भूमों में पाए जाते हैं। ऐसी भूमि जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, उस नाइट्रोजन की कमी को पूर्ति करने के लिए ये कीटों का भक्षण करके नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। तो कीटभक्षी पौधे की विशेषताएं एवं नाम। तो कीटभक्षी पौधे का नाम ड्रोसेरा, घटपर्ली या निफेंथीज। अगला क्वेश्चन है वृत्तीय गति एवं घूर्णन गति का एक एक उदाहरण दीजिए। तो वृत्तीय गति, पृथ्वी के चारों ओर वृत्ताकार कक्षों में उपग्रहों की गति वृत्तीय गति का उदाहरण है। या चलती कार का पहिया, यह भी वृत्तीय गति का उदाहरण है। 1-1 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, लिख दे रहा हूं सामने, एक मार्किंग भी। ठीक है, ये हो जाएगा वृत्तीय गति। और घूर्णन गति, पृथ्वी का घूमना या सीधे सड़क पर कार की गति, ये घूर्णन गति का उदाहरण है। तो जैसा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। अभी हमने पहले ही बताया कि इनकी शब्दों का जो चयन करेंगे 30 से अधिक नहीं होना चाहिए, और लघुत्तरी में 50 शब्द। अब सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो सरसों के पुष्प में 4 अंग पाए जाते, कौन कौन? बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, तीसरा पुमंग या पुंकेसर या पुष्प का नर भाग। चौथा जायान या स्त्री केसर या पुष्प का
मादा भाग। दिया हुआ सरसों के पुष्प के विभिन्न अंगों के नाम लिखिए। तो सरसों के पुष्प में मुख्यतः 4 भाग पाए जाते हैं, इन्हें कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? द्विलिंगी का आशय ये हुआ, ऐसे पुष्प जिनके संरचना में दोनों मेल और फीमेल दोनों पाए जाएं, इन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। जैसे कद्दू का जो पुष्प पाया जाता है वो द्विलिंगी पुष्प होता है, और जिनमें अलग अलग पाए जाते हैं उनको एकल के नाम से जाना। तो द्विलिंगी का निशान ये हो जाएगा। द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं? ऐसे पुष्प जिनकी संरचनाओं में मेल और फीमेल आर्गन दोनों एक साथ पाए जाते हैं, उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। अब अगला है, दोलन गति किसे कहते हैं? दोलन का आशय हो गया कि दोनों ओर गति करता है। दोलन का आशय हो गया किसी दोलन दोनों ओर, जैसे घड़ी का पेंडुलम देखा होगा, अपने अक्ष के दोनों तरफ घूमती है, ऐसी गति को हम दोलन गति कहते हैं। या झूला देखा होगा, किसी भाई एक निश्चित बिंदु होगा और झूला इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, उसे दोलन गति कहते हैं। क्योंकि शार्टली में प्रारूप चल रहा है, बहुत विस्तारित नहीं। अब लघुत्तरीय प्रश्न, ये ध्यान देने की जरूरत है कि लघुत्तरीय प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। कितने नंबर के? 2 नंबर के। ये ध्यान देना होगा। ठीक, 2-2 अंकों के होंगे। तो इनकी प्रश्नों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 7 प्रश्न आपके लघुत्तरी, 6 प्रश्न आपके अति लघुत्तरी, 5 प्रश्न आपके बहुविकल्पी। तो कुल प्रश्नों की संख्या कितनी हो गई? 18। और मार्क कितने हो गए? 25। इस तरह से अंकों का जो विभाजन किया गया है। अब लघुत्तरी प्रश्नों को अभी थोड़ा सरसरी निगाह से देख लेते हैं। पौधों में जड़ों के रूपांतरण का वर्णन करिए। तो जड़ वाले भागों में आपको जड़ें कितने प्रकार की पाई जाती हैं और उनमें रूपांतरण कैसे होता है। तो रूपांतरण टैप रूट और एडवांटिस दोनों में होता है। अब जड़ों में रूपांतरण के विस्तारित अध्ययन करने के लिए जब अगले दिन हम किसी प्रश्न सन के प्रश्न पुस्तिका को लेकर के आएंगे, वहाँ विस्तारित आपको बताएंगे कि जड़ों के रूपांतरण कैसे होते हैं। यहाँ पर जान लीजिए, पौधों में जड़ों के रूपांतरण का वर्णन कीजिए। तो पौधों में जड़ें 2 प्रकार की, एक मूफला जड़ और दूसरा एडवांटियस जड़ें। दोनों प्रकार की जड़ों में रूपांतरण होता है। कुछ में भूमिगत होता है, कुछ में वायवीय होता है, कुछ में अर्धवायवीय रूपांतरण होता है। तो इसको विस्तारित हम अगले क्लास में आपको समझाएंगे। गति किसे कहते हैं? गति के प्रकार बताइए। तो गति कई बार आपको बताया गया है, एक स्थिर वस्तु के सापेक्ष गति करने को हम गति कहते हैं। और गतियों के प्रकार में दोलन गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, कई प्रकार की गतियों का उदाहरण है। लेकिन ये प्रारूप है, गति किसे कहते हैं, गति के प्रकार 2 नंबर का। तंबाकू के सेवन से 2 हानियां। तो हमेशा ऐड आता है कि तंबाकू जानलेवा है। तंबाकू क्या है? जानलेवा है। इससे कई प्रकार की हानियां हो सकती हैं, जैसे मुंह खराब होना, मुंह में छाले पड़ना या कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए तंबाकू किसी को नहीं खाना चाहिए। और चलिए फिर आगे विस्तारित रूप से बताते हैं। फिर आपके लिए दिया हुआ है, ये भी 2 इस तरह से 2 नंबर का आएगा। तंबाकू से 2 हानियां 50 शब्दों में लिखना है। अभी तो ये प्रारूप हम बता रहे हैं, जब विस्तारित बताएंगे तब आपका डिटेल अध्ययन करा देंगे। पर परागण के 2 लाभ लिखिए। देखिए, पर परागण, परागण का आशय ये हो गया कि
यहाँ दिया हुआ है परागण दो प्रकार के, एक तो स्वयं परागण और दूसरा पर परागण। तो परागण जब किसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के अथवा दूसरे पुष्प पर पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है, स्वयं और पर परागण। तो पर परागण के लाभ ये होगा कि हाइब्रिडाइजेशन करा दिया गया। आज विभिन्न प्रकार की जो फसलों का विकास हो गया, दुधारू जानवरों का विकास हो गया, ये पर परागण के लाभ है। यदि क्रॉस पॉलिनेशन ना हुआ होता तो आज पर्याप्त मात्रा में सबको भोजन, अनाज, दालें, दूध नहीं मिल पाता। तो ये पर परागण के लाभ। पौधों में अनुकूलन का वर्णन कीजिए। तो अनुकूलन का से ये हो गया कि जीवन उसी के अनुरूप ढालने को अनुकूलन कहते हैं। जैसे पौधे मरुस्थलीय पौधे मरुस्थल के अनुकूल अपने जीवन को परिवर्तित कर लेते हैं, जलीय पौधे जल के अनुरूप अपने को अनुकूलित करते हैं। तो पौधे में अनुकूलन का वर्णन इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2 नंबर के। पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं लिखिए। तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पदार्थ की अवस्थाएं 3, ठोस, द्रव, गैस। ये तो सब लोग कक्षा 6 से आप लोग पढ़ते हुए चले आ रहे हैं, तो इसमें बहुत बताने की कोई जरूरत नहीं। अब दिया हुआ है एक क्वेश्चन, जरायुज और अंडज में क्या अंतर है। जब जंतु जगत में आपको पढ़ाया गया 2 ही प्रकार के, जैसे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर 2 प्रकार के जो जीव पाए जाते हैं। क्या हुआ? यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, एक कोश की और बहुकोश की प्राणी। उसी प्रकार से 2 प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, जरायुज और अंडज। जरायुज का से ये हो गया जो बच्चा पैदा करने वाले प्राणी हैं उन्हें जरायुज कहा गया, और जो अंडा पैदा करते हैं उन्हें अंडुज कहा गया। तो 2 प्रकार के प्राणी या जीव पाए जाते हैं, अंडज और पिंडज। अंडा तो हर किसी में बनता है, लेकिन भाई कुछ बाह्य रूपों में और कुछ आंतरिक रूपों में पाया जाता है। तो 2 प्रकार के। तो अंतर में जरायुज और अंडज। जरायुज का मतलब हो गया जो बच्चे देते हैं, अंडज का मतलब जो अंडे पैदा करते हैं, जैसे मुर्गी हो गया। ठीक है, तो ये जरायुज और अंडज में अंतर। तो इस प्रकार से 2 अंकों के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि विज्ञान विषय के प्रारूप को आप लोगों ने बेहतर ढंग से समझा, और आप लोगों को धनतेरस एवं दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं।